नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं प्रबंधन के सिद्धांत को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, खास करके प्रबंधकीय क्षेत्र में एक विशेष महत्व दिया है। कौन सा? ये प्रबंधन का जो सिद्धांत है या प्रबंध का सिद्धांत, इसको कि हम प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसको देने का जो श्रेय है मुख्य तौर पर वो किनका है? तो हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के द्वारा यह सिद्धांत, प्रबंधन का सिद्धांत दिया जाता है, प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया जाता है। इन्होंने खास करके अगर हम देखें तो 20वीं सदी में इनका ये प्रबंधन का सिद्धांत आया और 20वीं सदी के प्रारंभ से ही ये बहुत महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत माना गया और बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रबंध माना गया। और इतना ही नहीं, आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत में हम ऐसा कहें कि आधुनिक जो प्रशासनिक प्रबंधन है उसके क्षेत्र में इनके द्वारा जो विकास प्रबंधन का सिद्धांत है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और खास करके इनके द्वारा, अर्थात हेनरी फेयोल खास करके जो थे, ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांसीसी थे। ये फ्रांसीसी इंजीनियर, खनन इंजीनियर हुआ करते थे। एक खनन इंजीनियर हुआ करते थे और प्रबंधकीय सिद्धांत के जन्मदाता भी इनको माना जाता है। दरअसल इनके द्वारा मुख्य तौर पर 14 सिद्धांत दिए गए, लेकिन इनके द्वारा प्रबंध का जो सिद्धांत दिया गया या प्रशासनिक प्रबंध का जो सिद्धांत दिया गया, इन्होंने कहा कि मुख्य तौर पर कुछ कार्य हैं जो कि प्रबंध के तौर पर हमें करना चाहिए। तो इन्होंने प्रबंध के तौर पर जो कार्य चुना उनको इन्होंने कहा कि ये पोक है। पोक इन द सेंस हम यहां पर लिख देते हैं P फॉर प्लानिंग, फिर O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, फिर C फॉर कमांडिंग, फिर C फॉर कोऑर्डिनेटिंग और फिर C फॉर कंट्रोलिंग। अब ये प्लानिंग का मतलब है योजना तैयार करना, योजना बनाना कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है संगठन बनाना। फिर कमांडिंग का मतलब है आदेश देना। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है समन्वय स्थापित करना और कंट्रोलिंग का मतलब है नियंत्रण करना। ये देखिए कि इन्होंने जो प्रबंधकीय सिद्धांत दिया है, इन्होंने प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांत जो दिया है, हेनरी फेयोल का कहना था कि कोई भी जो प्रबंधकीय सिद्धांत हम किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था के लिए जब हम प्रबंधकीय सिद्धांत को बनाते हैं तो उसके कुछ कार्य होते हैं जो कि ये अनिवार्य कार्य के तौर पर इन्होंने बताया है कि ये अनिवार्य कार्य होनी ही चाहिए। जो पहला है P अर्थात प्लानिंग अर्थात योजना बनाना, फिर ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठन का निर्माण करना, फिर C फॉर कमांडिंग अर्थात आदेश देना, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग अर्थात समन्वय स्थापित करना और C फॉर कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण करना। ये मुख्य तौर पर ये चीज़ होनी ही चाहिए सभी भी संस्था में। अगर हम कभी भी प्रशासनिक क्षमता में हम ऊर्जावान होना चाहते हैं या प्रशासनिक क्षमता को हम वाकई सही तरीके से अगर हम लागू करना चाहते हैं तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अब इसके अलावा इन्होंने खास करके जो प्रबंधकीय सिद्धांत थे, खास करके जो प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांत थे, उसको उन्होंने 14 सिद्धांतों को इन्होंने सूचीबद्ध किया। अब जब 14 सिद्धांतों को इन्होंने सूचीबद्ध किया है, मैंने लिख दिया है पहले ही क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका लंबा वीडियो हो जाता तो उसमें ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने पहले से लिख करके तैयार कर दिया है 14 जो सिद्धांत थे इनके द्वारा। उनमें से पहला जो सिद्धांत है वो है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन इन द सेंस इन्होंने कहा, अर्थात हेनरी फेयोल के द्वारा कहा गया कि जब भी कोई भी कंपनी है या कोई भी संस्था है
उसके सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कार्य का विभाजन करना चाहिए। हम किसी भी कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट करके उसको एक प्रकार से विभाग कर लें। एक प्रकार से सभी कार्यों को, जैसे जिस प्रकार से हम अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं और सिलेबस की तैयारी करते हैं, और अगर सिलेबस की तैयारी करते हैं तो क्या अगर हम यहाँ पर प्रशासन और प्रबंधन जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम एक ही दिन में सारा पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिए क्या? नहीं, पार्ट पार्ट करते हैं, अर्थात हिस्सों में बांट करके जब हम उसके कार्यों को बंटवारा करके हम उसमें काम करने लगते हैं तो उसी को इन्होंने कार्य विभाजन की श्रेणी दी है। अर्थात इनका मत था कि आप किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो संपूर्ण कार्य को आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर के अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो उससे होगा क्या कि आपको जो कार्य है उसमें मतलब एक आपको ये नहीं लगा कि बहुत सारा कार्य है, क्योंकि छोटे छोटे पदों में हमने बांट लिया। और फिर जब छोटे छोटे पदों में आप बांट लेंगे तो आपको जब इतना काम हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इतना काम तो हो गया, बस इतना ही काम बचा है। अर्थात कार्य का बंटवारा करना। फिर अधिकार का और उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व इन्होंने कहा अधिकार क्या है? तो अधिकार को इन्होंने कहा कि आदेश देना और आज्ञा पालन करवाना अधिकार है। अधिकार क्या है? तो आदेश देना और आज्ञा पालन करवाना ये अधिकार है। और उत्तरदायित्व क्या है? जो भी हमें कार्यभार मिला है उसको हम अपने अनुसार उसको पूरा करना, अर्थात कार्य को पूरा करना उत्तरदायित्व होता है। अर्थात जो भी हमें कार्यभार मिला है उसका हमें निर्वहन करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो इन्होंने दोनों का बंटवारा किया कि ये भैया ये अधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। तो जो भी हमें मिला है, हम जो भी चीज़ें हैं उसको हम अधिकार के तहत हम क्या कर सकते हैं, तो आदेश दे सकते हैं, उसको आज्ञा का पालन करवा सकते हैं। ये संपूर्ण तरीके से अधिकार होता है। और जो कार्यभार हमें मिला है जब हम उसको पूरा करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, वही उत्तरदायित्व इन्होंने बताया है। फिर आदेश की एकता। आदेश की एकता के लिए इन्होंने कहा है कि आदेश की संपूर्ण तरीके से एकता होनी चाहिए। अब जैसे कि अगर कोई क्या है, एक कर्मी है। अब एक कोई कर्मी है, अब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि अगर एक कर्मी है और एक आदेश दिया, उसके जो ऊपर वाले श्रेणी वाले लोग थे उन्होंने एक आदेश दिया और फिर दूसरे लोगों ने भी आदेश दे दिया, तो क्या एक ही समय में एक ही आदमी को दोनों एक साथ उत्तरदायित्व वो निभा सकता है क्या? वो कार्य कर सकता है क्या? तो नहीं। तो इसमें आदेश की एकता में इन्होंने कहा कि ये दोनों अर्थात जो मान लीजिए कि इनके ऊपर हैं, इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं और इनके जो नीचे लोग हैं, इन दोनों का ही दायित्व होता है। अगर इनको एक किसी से अधिकार मिल गया है, आदेश मिल गया है, तो इनको बताना चाहिए दूसरे लोगों को कि नहीं भैया, ये जो हमें आदेश पहले से ही मिला हुआ है तो कृपा करके हम इस काम को कर लेते हैं, उसके बाद आप आदेश दीजिएगा या हम उसको उसके बाद कर सकते हैं। और या फिर जो दूसरे आदेश देने वाले हैं इनको भी पता कर लेना चाहिए कि क्या आदेश पहले से उसको जो इसको हम देने जा रहे हैं उसको मिल गया है अथवा नहीं। तो ये आदेश की एकता बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक ही आदमी एक ही बार में बहुत सारा कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए आदेश की एकता बहुत जरूरी है। फिर निर्देश की एकता। निर्देश की एकता इन द सेंस इन्होंने कहा कि सभी जगह से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि यहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी। अगर मान लीजिए कि इनको भी अधिकार है, इनको भी अधिकार है, इनको भी अधिकार है, इनको भी अधिकार है, और हर जगह से अब एक आया और कहा कि ऐसा 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 करना चाहिए। फिर दूसरा आया, दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उसके उलट, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फिर तीसरा आया, वो तीसरी चीज बता रहा है, चौथा आया चौथी चीज बता रहा है। तो अगर निर्देश की एकता, अगर एकत्वता नहीं होगी तो क्या कभी भी संगठन संगठित रहेगा? क्या नहीं रहेगा। जो कार्य नीचे वाले लोग हैं क्या वो अपने कार्य को स्पष्टतया कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमें हमेशा निर्देश की एकता में विश्वास करनी चाहिए। अर्थात निर्देश एक प्रकार का होना चाहिए, एक जगह से होनी चाहिए, जो कि संपूर्णतया संपूर्ण लोगों पर, वहाँ जो भी संगठन में कर्मी हैं सभी पर एक प्रकार से लागू होने चाहिए। इसके अलावा सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण।
अब ये सीधी सी बात है कि जब मान लीजिए कि अगर संस्था है, संस्था सर्वोपरि है, तो संस्था का जहाँ पर मान लीजिए कि क्या है तो हित है, तो अगर संस्था का हित है वहाँ पर अगर ये किसी एक आदमी वैयक्तिक का अगर हित हो रहा है तो क्या उसको देखा जाएगा? क्या नहीं, संपूर्ण रूप से अगर मैक्सिमम लोगों को अगर के हित में कोई चीज़ है और एक लोगों के हित में नहीं है तो वो मैक्सिमम लोगों के हित में जो है वैसा काम अधिक अच्छा होता है, न कि एक तक। हालांकि आप देखेंगे तो जितने भी कर्मी होते हैं किसी भी संगठन में, उनका कुछ न कुछ व्यक्तिगत हित तो अवश्य ही होता है जिसके कारण से वो उस संगठन में कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन जब सामूहिक एकता की या सामूहिक हित की बात आती है तो सामूहिक हित सर्वोपरि होता है या संस्था का हित सर्वोपरि होता है, न कि किसी की वैयक्तिक हित। अब हम आते हैं कि कर्मचारियों को प्रतिफल। अब कर्मचारियों का प्रतिफल क्या है कि जब भी कर्मचारी जितने भी होते हैं उनको उचित तनख्वाह देना, उचित मजदूरी देना अत्यावश्यक होता है। अगर हम किसी भी कर्मचारी से केवल कार्य ले रहे हैं, उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं, तो वो कितने दिन तक टिक पाएगा ये बहुत ही कहने वाली बात नहीं है। तो वो शायद टिक नहीं पाएगा, वो दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह वो चला जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कर्मचारी है उसको प्रतिफल मिलना चाहिए, अर्थात वो जो काम कर रहा है उसके बदले जितना उचित मुआवजा होता है या मजदूरी होती है उतना अवश्य ही देना चाहिए। इससे उसकी संतुष्टि भी रहेगी और जब संतुष्टि रहेगी तो वो दूसरे तीसरे जगह वो मुंह मारना नहीं चाहेगा, ऐसा कह सकते हैं। अब फिर केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। भैया केंद्रीकरण क्या है? तो केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि एक जो प्रशासनिक लोग हैं और ये भी ब्रांच है, ये भी है, ये भी है, और फिर इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। क्योंकि आप देखे होंगे कि कोई भी जो संस्थाएं होती हैं उसमें एक सर्वोच्च पद होता है और सर्वोच्च पद के नीचे भी बहुत सारे, चाहे मैनेजर होते हैं, सब मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर उसके नीचे भी बहुत सारे मजदूर होते हैं, अर्थात फिर उससे पहले टीम लीडर वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जब बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पर केंद्रीकरण हम किसको कहें कि अगर ये जो प्रशासनिक लोग जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं इन्हीं का सब कुछ अगर जो भी इन्होंने आदेश दिया, जो भी इन्होंने निर्देश दिया, वो अपने नीचे अपने को ट्रांसफ़र किए, फिर उसके नीचे वो ट्रांसफ़र किया, वो उसके नीचे वो ट्रांसफ़र किया, वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि एक ही जो अधिकार है वो बराबर बराबर एक से अधिक लोगों में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या बांट देते हैं, उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। या विकेंद्रीकरण का दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि जब भी हमें काम करना होगा सभी अपने आप में संदर्भित होते हैं और अपने आप में स्वच्छंद होते हैं और सभी लोग अपने तरीके से काम कर सकते हैं, वो विकेंद्रीकरण की भी परिभाषा है। या हम दूसरे विकेंद्रीकरण में कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण ऐसा भी होता है कि इनको ये सर्वोच्च हैं, फिर ये अपने आप में स्वच्छंद हैं, ये भी अपने तरीके से निर्देश दे सकते हैं, ये भी अपने तरीके से आदेश निर्देशित कर सकते हैं। तो ऐसा जब होता है वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। लेकिन केंद्रीकरण मतलब एक ही सर्वोपरि होता है, लेकिन विकेंद्रीकरण में एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो होते हैं उनके पास वो अधिकार प्राप्त होता है। तो वो निर्भर करता है कि कंपनी किस प्रकार की है, संस्था किस प्रकार की है, उसके कार्य प्रगति किस प्रकार की है, उसके हिसाब से हमें केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण को ट्रांसफ़र करना चाहिए कि हमें केंद्रीकरण में रखना है या विकेंद्रीकरण में रखना है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब भी हमें अगर विकेंद्रीकरण भी हम रखते हैं तो एक ऐसा होना चाहिए जो कि एक यहाँ पर जो बैठे हैं वो एक सुरक्षित एक ऐसा अधिकार होना चाहिए उनके पास जो कि दूसरे के पास कम से कम नहीं है। उससे क्या होगा तो सही तरीके से काम होगा। फिर आपका आता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला मतलब क्या है? तो एक प्रकार से कोई भी संस्था चेन के रूप में काम करता है। तो एक प्रकार से चेन के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे चेन बने हुए होते हैं और चेन के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो चेन के रूप में जब काम कर रहे होते हैं और अगर हमें बीच से 2-3 अगर चेन
कट गया, अगर मान लीजिए कि हम कोई चेन पहने हुए हैं और बीच से 2-3 अगर कट जाता है तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो टूट जाने पर उसे रिपेयरिंग करवाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमें इस चेन श्रृंखला में कैसा करना चाहिए कि सभी को एक समान तरीके से सब कुछ देना चाहिए, जिससे कि हमें क्या हो कि ये चेन को टूटने का अवसर न मिले, जिससे कि कोई भी विरोधी ना हो जाए, कोई भी पक्षपाती ना हो जाए, कोई भी जी चुराने की प्रवृत्ति किसी की ना हो जाए, कोई कामचोर ना हो जाए, कोई आलसी ना हो जाए, कोई घोटालाबाज ना हो जाए। इस प्रकार से सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या हो, तो सोपान, एक प्रकार से सोपान की श्रृंखला होनी चाहिए और श्रृंखलाबद्ध तरीके से, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी को एकीकृत तरीके से उस कार्य को करना चाहिए जिस कार्य को करने के लिए वो संस्था दायित्व उनको दिया है, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर 10वां है आपका व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब है ऑर्डर। अब ऑर्डर किस प्रकार से, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर कि बहुत सारे संगठन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान या चीज़ भी होते हैं जो कि उनको कहाँ पर, किस जगह पर होने चाहिए, कहाँ पर होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए, वो ये समुचित व्यवस्था, समुचित ऑर्डर में होने चाहिए। कि अगर मान लीजिए कि अगर एक सामान है, मुझे अगर इस जगह पर रखना है फलाना सामान, तो मुझे इसी जगह पर फलाने सामान को रखना है, और दूसरे सामान अगर इस यहाँ पर निर्धारण है तो हमें इसी जगह रखना है, तीसरे जगह नहीं रखना है। अर्थात हर एक सामान, हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, और उसी निश्चित स्थान, उसी निश्चित क्रम में उसको सुसज्जित हुआ जाना चाहिए, तभी वो वक्त पर काम देगा। अन्यथा की स्थिति में आप उन चीज़ों को ढूंढते रह जाएंगे, उस व्यक्ति को ढूंढते रह जाएंगे, वो व्यक्ति नहीं मिलेगा, वो सामान नहीं मिलेगा, वो वस्तु नहीं मिलेगा। फिर आता है समता। समता बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके कारण से समता एक ऐसी चीज़ है जो कि इस, मैंने जो क्या कहा कि सोपान श्रृंखला आपका तभी काम करेगा जब आप समता की स्थिति बनाए रखेंगे, अर्थात निष्पक्षता की स्थिति बनाए रखेंगे। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, जो जिस योग्य है उसको उस प्रकार से पहले ही कार्य का बंटवारा आपने यहाँ पर कार्य विभाजन में कर दिया है कि सभी को, खास करके जब हम नियुक्ति करते हैं तो उसको योग्य और उचित योग्य व्यक्ति को हम यहाँ से चुनते हैं और उसका कार्य का बंटवारा हम करते हैं। और उसी प्रकार से जब हम सोपान श्रृंखला में आते हैं तो सोपान श्रृंखला में क्या करते हैं, तो सभी लोग अपने तरीके से जब काम करते हैं, एकीकृत तरीके से काम करते हैं, तो संस्था बहुत उच्च जाता है। उसी प्रकार से अगर समता अगर बनाए रखा जाएगा तो यहाँ पर कभी भी ये श्रृंखला जो है, सोपान की श्रृंखला, वो टूटेगी नहीं, और कभी भी ये समता के बाद ये क्या होगा, विरोधाभास नहीं होगा, और ये जो कंपनी है या जो संस्था है वो अपनी गति से उच्च गति में जाएगी। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक मान लीजिए कि कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है और उसे यही नहीं पता कि हम कल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, तो वो काम क्या सही तरीके से क्या कर सकता है, क्या वो सही मनस्थिति के साथ कर सकता है क्या, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि हम आज तो हैं लेकिन कल हम रहेंगे अथवा नहीं। अर्थात ऐसी स्थिति में एक निश्चित काल उसको दिया जाना चाहिए कि आपके पास इतना समय, मतलब न्यूनतम आपके पास इतना समय है। मान लीजिए कि अगर कोई भी कार्य है और उसके लिए 2 महीने का समय उसको निर्धारित कर दिया गया कि न्यूनतम आपके पास ये 2 महीने है, 2 महीने में आपको कार्य करना है। अब उसको 2 महीने लगातार उसको देना चाहिए। अगर उसमें वो विफल हो जाता है, उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए, न कि पहले या बीच में, या उसको डराते रहना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि एक निश्चित काल देने से, न्यूनतम निश्चित काल देने से कार्य कुशलता में भी, प्रवृत्ति में भी जागृत आती है, वो गति आती है, और वो जो भी कर्मचारी है उसकी मनस्थिति भी बहुत सुदृढ़ रहती है और वो काम को उच्च गति से कर पाता है, जिसके कारण उसके कार्य दक्षता में भी वृद्धि आती है। फिर पहल क्षमता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हर एक आदमी, इसमें पहल क्षमता में सभी आदमी को
अपना उनको दे देना चाहिए कि आपको जिस माध्यम से हो, आप अगर पहल कर सकते हैं, बेहतर अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए। मतलब प्रयोग करने में आप हिचकिचाइए नहीं। उससे क्या होगा, तो पहल सभी के बस की बात नहीं है। पहल एक बुद्धिमान लोगों की बस की बात है, क्योंकि चिंतन करना एक बुद्धिमान लोग करता है। तो जब चिंतन करना है और चिंतन करके उसको एक प्रकार से पहले मानसिक चिंतन किया, मानसिक चिंतन में एक ढांचा बनाया और ढांचा के आधार पर उसको हम जब क्रियान्वित करते हैं, उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं, और अगर उस पहल क्षमता से अगर वो बेहतर परिणाम दिखाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नवाचार या पहल क्षमता कहते हैं। फिर सहयोग की भावना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए कि हम प्रत्येक प्रकार से, चाहे जैसे कि यहाँ पर क्या था कि ये कर्मचारियों का प्रतिफल, इसमें अगर आप सही तरीके से सैलरी आप प्रोवाइड करते हैं, आप किसी को भी किसी भी तरीके से आप दिक्कत नहीं होने देते हैं, विरोधाभास का सामना आप करने ही नहीं देते हैं, आप प्रत्येक के ऊपर बिल्कुल समान और निष्पक्ष भाव रखते हैं, तो क्या सहयोग की भावना नहीं आएगी? निश्चित रूप से आएगी। अर्थात हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों में, जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, सभी में एक सहयोग की भावना हो। और सहयोग की भावना जब भी होगी तो निश्चित ही वो जो कंपनी है या जो भी संस्था है वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की दिशा में तय होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में आप प्रबंधन का सिद्धांत आप पढ़े हैं, और मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।